नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे। दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी मांग के अनुसार भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होने वाले हैं। और ये चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि महत्वपूर्ण कक्षाएं आपको सुगमता पूर्वक प्राप्त होती रहें। और आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करें। आप इस चीज में कंजूसी मत करें, आपका कुछ जाने वाला नहीं है, सिर्फ एक बार अंगूठा दबाना है। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आनंदवर्धन, भरत मुनि, भट्ट, तौत, कुंतक। तो काव्य शास्त्र के जो प्रथम आचार्य हैं वो हैं भरत मुनि, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं मम्मट, उद्भट, भरत मुनि, भामा। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? आचार्य भरत मुनि। काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा, जगन्नाथ, कुंतक, विश्वनाथ। तो काव्यालंकार ये रचना किसकी है? आचार्य भामा जी की। फिर अगला है, भामा किस संप्रदाय के समर्थक हैं? रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। तो भामा किसके समर्थक हैं? अलंकार संप्रदाय के। फिर है अगला, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य हैं? उद्भट, कुंतक, भट्ट, तौत, आनंदवर्धन। तो भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य कौन है? उद्भट जी। अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है? साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, काव्य कौतुक, काव्य प्रकाश। तो अभिनव भारती में नाट्य शास्त्र ग्रंथ की टीका व व्यवस्था की गई है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का ग्रंथ है। काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं आपके, भरत मुनि, भामा, दंडी, भट्ट, तौत। तो काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम ये दोनों बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथ आचार्य दंडी जी के हैं। फिर अगला है, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? विकल्प हैं आपके, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि। तो दंडी क्या है? अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने गए हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट, मम्मट, भट्ट, तौत, महिमट्ट। तो काव्य अलंकार ये सार संग्रह उद्भट जी की रचना है। फिर है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है? राजशेखर, वामन, भोज, रुय्यक। तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य वामन जी। फिर है अगला, वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। तो वामन किसके? रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रीति आत्मा काव्य से कहा, यानी काव्य की आत्मा क्या इन्होंने बताया है? रीति को बताया है। फिर है अगला, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, अज्ञे। तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी अनुवाद की भूमिका जो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी है। फिर है अगला, नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। तो नायक नायिका भेद का पहली बार विस्तृत निरूपण जो है काव्य अलंकार ग्रंथ में किया गया है। प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है? उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, मम्मट। तो प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा आचार्य रुद्रट जी ने की है। ध्वन्यालोक के रचनाकार है मम्मट, आनंदवर्धन, वामन, उद्भट। तो ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आचार्य आनंदवर्धन जी। ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ, मम्मट, अभिनव गुप्त, दंडी। तो ध्वन्यालोक के जो प्रधान आलोचक माने गए हैं वो हैं आचार्य अभिनव गुप्त जी। फिर है अगला, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं आपके, उद्भट, आनंदवर्धन, वामन और मम्मट। तो ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ, मम्मट, अभिनव गुप्त, दंडी। तो ध्वन्यालोक के प्रधान आचार्य कौन है? अभिनव गुप्त जी। ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? काव्य मीमांसा, रस गंगाधर, लोचन, नाट्यशास्त्र। तो ध्वन्यालोक पर जो लिखी गई टीका है उसका नाम क्या है? लोचन। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है।
और रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ की रचना है। काव्य मीमांसा ये राजशेखर जी की रचना है। फिर अगला है ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट, भोज। तो ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार अभिनव गुप्त जी हैं। फिर है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं आपके राजशेखर, भट्टतौत, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर जी हैं। दश रूपक के रचनाकार हैं विश्वनाथ, वामन, धनंजय, कुंतक। तो दश रूपक किसका? बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ आचार्य धनंजय जी का है। वक्रोक्त जीवितम किसकी रचना है? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। तो वक्रोक्त जीवितम ये आचार्य कुंतक जी की रचना है। वक्रोक्त को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? क्षेमेंद्र, कुंतक, धनिक, धनंजय। तो वक्रोक्त को काव्य का जीवन या काव्य की आत्मा आचार्य कुंतक जी मानते हैं। किसमें? अपने ग्रंथ वक्रोक्त जीवितम में। फिर है अगला व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं आपके धनंजय, महिम भट्ट, जगन्नाथ, भोज। तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? महिम भट्ट जी। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ, दंडी, कुंतक, क्षेमेंद्र। तो औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र जी। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? दंडी, आनंदवर्धन, भोजराज, भामा। तो सरस्वती कंठाभरण ये रचना किसकी है? भोजराज जी की। फिर है काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं कौन है? इनमें से काव्य प्रकाश का रचनाकार विकल्प हैं आपके दंडी, मम्मट, कुंतक और भोज। तो काव्य प्रकाश बड़ी ही प्रसिद्ध रचना आचार्य मम्मट जी की है। फिर है अगला अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं रुय्यक, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ। तो अलंकार सर्वस्व जो है आचार्य रुय्यक की रचना है। फिर है साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विकल्प है आपके दंडी, वामन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो साहित्य दर्पण किसकी? आचार्य विश्वनाथ जी की रचना है। फिर है रस गंगाधर के रचयिता हैं भोज, महिम भट्ट, जगन्नाथ, रुय्यक। तो रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ की बड़ी ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है। फिर है किस संस्कृत आचार्य को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था? विश्वनाथ, जगन्नाथ, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो शाहजहां ने जगन्नाथ जी को पंडित राज जगन्नाथ की उपाधि से विभूषित किया था। अलंकार से संबद्ध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता हैं महिम भट्ट, जयदेव, अभय दीक्षित, विश्वनाथ। तो अलंकार से संबंधित ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता कौन है? अभय दीक्षित जी। प्रतिभा के दो भेद कारित्री और भावित्री किस आचार्य ने बताए हैं? विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट, भोज। तो कारित्री भावित्री प्रतिभा के दो भेद आचार्य राजशेखर ने माने हैं या बताए हैं। फिर है किसकी प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहा जाता है? सहृदय, कवि, भावुक, निबंधकार। तो सहृदय की प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहा गया है। प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ये किसकी पंक्ति है? रुद्रट, विश्वनाथ, भट्ट, तौत, वामन। तो प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ये कथन जो है आचार्य भट्ट तौत जी का है। कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? 5, 3, 4, 7। तो 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचिक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम। ये काव्य का लक्षण किस आचार्य ने दिया है? भामा, मम्मट, भरत, वामन। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब क्या है? कलाओं में निपुणता। ये सब काव्य के लक्षण जो है इसने आचार्य भामा जी ने दिए हैं। फिर है अगला काव्यम विशेषे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतरक्षतये सद्यः परनिर्वर्तये कांतातमित तयो उपदेश युजे। ये काव्य का लक्षण प्रयोजन का किसने दिया है? भामा, कुंतक, मम्मट, जगन्नाथ। तो ये काव्य प्रयोजन की परिभाषा किसने दी है? मम्मट जी ने। फिर है अगला शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? 1, 4, 5, 3। तो शब्द शक्ति के मूलतः कितने? 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। फिर है अगला जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ बोध के मूल कारण उपलब्ध हों तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य।
तो आप जानते हैं जहां पर सीधा सीधा अर्थ निकलता है, सांकेतिक अर्थ तुरंत उपलब्ध हो जाता है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां शब्द शक्ति होती है। यानी क्या है, मुख्य अर्थ बाधित हो जाएगा और अन्य लक्ष्यार्थ निकलेगा, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर है रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्य। तो रूढ़ावती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, ये क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। फिर है अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तात्पर्य, व्यंजना, लक्षणा, अभिधा। तो जब अभिधा और लक्षणा दोनों अपना अर्थ बताने में निष्क्रिय हो जाती है, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ निकाला जाता है। फिर है अगला, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कौन माना जाता है? विकल्प है आपके आनंदवर्धन, मम्मट, भामह, वामन। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य आनंद वर्धन जी। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? वामन, भामह, दंडी, उद्भट। तो वामन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, ये रीतिवादी हैं, जबकि भामह, दंडी, उद्भट ये तीनों क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। फिर अगला है, किस आचार्य ने शब्दा अलंकारों को अधम काव्य, अर्था अलंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम मम्मट जी ने कहा है। जनश्रुत के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है? भरत, नंदकेश्वर, भामह, दंडी। तो जनश्रुत के आधार पर आचार्य नंदकेश्वर को रस का प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाने लगा था। फिर जो है अगला है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 10, 5, 8, 9। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 दी है। फिर है अगला, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त प्रख्यात कथन किसका है? नंदकेश्वर, भरत, आनंदवर्धन, भोजराज। तो विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार परीक्षाओं में आने वाला किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। और ये कथन, ये परिभाषा रस के संदर्भ में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इन्होंने दी है। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव, विभाव, व्याभिचारी भाव, अनुभाव। तो जो सदा विद्यमान रहेगा यानी स्थायी रूप से, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। फिर है, सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 8, 4, 6। तो आप जानते हैं जो सामान्य तौर पर 9 रस माने गए हैं, तो उन स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही मानी जाएगी। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद, शोक। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जबकि आश्चर्य का विस्मय है, शांत का निर्वेद होता है, करुण का शोक होता है। फिर है अगला, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? श्री शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। तो रस निष्पत्ति के जो प्रथम व्याख्याकार हैं वो है आचार्य भट्टलोलट, और इनके मत का नाम क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। फिर है अगला, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। तो सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को क्या है? संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव का मतलब क्या है? जो भावों के साथ साथ संचरण करते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। फिर है, आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, विभाव। तो आलंबन और उद्दीपन ये क्या है? रस के विभाव के भेद हैं। फिर है अगला, रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्याभिचारी भाव। तो रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं, उनको हम अनुभाव कहते हैं। फिर है अगला, अनुभाव के कितने भेद या रूप माने गए
हैं। विकल्प हैं आपके 4, 3, 5, 1। तो अनुभाव के जो है 4 भेद माने गए हैं। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार माने गए हैं? 10, 2, 8, 3। तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्त वृत्तियां क्या कहलाती हैं? अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, काव्य हेतु। तो अस्थिर मनोविकार अथवा चित्त वृत्तियां, उनको क्या कहते हैं? संचारी भाव। फिर अगला है, व्याभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प है आपके 33, 50, 10, 5। तो व्याभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, श्री शंकुक। तो रस का भोक्ता वास्तविक रामादि में नट में जो है भट्टलोलट जी मानते हैं। फिर अगला, रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई है? शंकुक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में आरोपवाद की संज्ञा जो है भट्टलोलट जी ने दी है, जबकि शंकुक ने अन्मितवाद, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक ने भुक्तिवाद की संज्ञा दी है। फिर है अगला, किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। तो अनुमानवाद की संज्ञा जो है श्री शंकुक ने दी है। किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो चित्र तुरंग न्याय पर आधारित जिस आचार्य का सिद्धांत है उनका नाम है शंकुक, और इनका सिद्धांत कौन सा है? अनुमितिवाद। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? भट्टनायक, श्री शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट। तो क्या है? साधारणीकरण का प्रवर्तक भट्टनायक को माना जाता है। फिर है अभिधा, भावकत्व, भोग, काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक। तो अभिधा, भावकत्व, भोग, काव्य के 3 व्यापार जो है भट्टनायक जी ने माने हैं। फिर है अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, शंकुक। तो अभिव्यक्तिवाद किसका सिद्धांत है? ये अभिनवगुप्त का है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है, भट्टलोलट का आरोपवाद है, शंकुक का अन्मितवाद है। भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनवगुप्त के मन में किस नाम से अभिहित हुआ? रसाभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, भावकत्व, आरोपवाद। तो भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनवगुप्त के मन में रसाभिव्यक्ति के नाम से अभिहित हुआ है। फिर है भरत सूत्र के, भरत यानी आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट। तो अंतिम व्याख्याता कौन है? अभिनवगुप्त। और प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्टलोलट। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं अभिनवगुप्त, शंकुक, रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले जो व्याख्याकार हैं वो है आपके आचार्य शंकुक जी। फिर अगला है सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन है? भट्टनायक, डॉक्टर नगेंद्र, शंकुक, भट्टलोलट। तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन है? भट्टनायक जी। फिर अगला है वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। तो वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन है? आचार्य अभिनवगुप्त जी। फिर है साधारणीकरण विभाववादी का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, यह किस व्याख्याकार का कथन है? भट्टलोलट, भट्टनायक, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो साधारणीकरण विभाववादी का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, यह प्रसिद्ध कथन भट्टनायक जी का है। फिर अगला है आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? विकल्प हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र, अज्ञे। तो आलंबन का साधारणीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, दिनकर। तो कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी। फिर अगला है सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? केशव प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो
तो सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार केशव प्रसाद मिश्र जी हैं। फिर है काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक। तो काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है और उन्होंने लिखा था का रीति आत्मा काव्यस्य। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है ध्वनि, रीति, वक्रोक्त सभी। तो काव्य के अंतरंग तत्व पर बल देने वाला जो संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय है। स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अनुभाव, रस, विभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं और ये क्या है? अनुभवों के पीछे से चलते हैं। फिर है अगला, साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूत की ओर इंगित किसने किया है? विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, भट्ट, लोलट, धनंजय। तो साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूत की ओर इंगित करने वाले आचार्य धनंजय जी हैं। पाठक या भावक का साधारणीकरण माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र। तो पाठक या भावक का साधारणीकरण श्याम सुंदर दास जी मानते हैं। फिर है नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? रूप गोस्वामी, मम्मट, भान मिश्र, भामा। तो नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? रूप गोस्वामी जी। फिर है शील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? 2, 4, 5, 10। तो शील के आधार पर नायक के 4 भेद माने गए हैं। फिर है विशिष्ट पद रचना रीति, ये कथन जो है किसका है? कुंतक, आनंदवर्धन, भरत, वामन। तो विशिष्ट पद रचना रीति यानी विशिष्ट पदों से जो युक्त रचना है और रीति युक्त है उसी को इन्होंने लक्षण बना दिया है। तो ये कथन किसका है? वामन जी का है। फिर है रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना किस आचार्य ने नाम दिया है? वामन, भोज, आनंदवर्धन, रोयक। तो रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना नाम आचार्य आनंदवर्धन जी ने दिया है। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित काव्य लक्षणों के रचयिताओं के नामों को। प्रश्न है आपका, शब्दार्थो सहितो काव्यम कथन किसका है? यानी शब्द और अर्थ युक्त काव्य क्या होगा? ये काव्य की परिभाषा लक्षण इन्होंने बताया है, यानी शब्द और अर्थ साथ साथ होने चाहिए। भामह, दंडी, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो ये कथन किसका है? भामह जी का है। शरीरम तावत इष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली किसने कहा है? जगन्नाथ, विश्वनाथ, दंडी, भामह। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन आचार्य दंडी जी का है। रीति आत्मा काव्यस किसने कहा है? वामन, भरत, महिम भट्ट, कुंतक। तो रीति आत्मा काव्यस ये किसका है कथन? वामन जी का है। फिर अगला है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम कथन किसका है? मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, वामन। तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम ये कथन जो है आनंदवर्धन जी का है। फिर है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वाप किसने कहा है? यानी दोष रहित, शब्द युक्त, अर्थ युक्त, गुण युक्त, अलंकार युक्त काव्य होना चाहिए। ये कथन किसका है? मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन आचार्य मम्मट जी का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य होगा। कथन किसका है? वामन, मम्मट, दंडी, जगन्नाथ। तो ये कथन जो है आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी का है। फिर है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य होगा। जगन्नाथ, विश्वनाथ, वामन, दंडी। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन ये जो है आचार्य विश्वनाथ जी का है। फिर है कवि समय का सर्वप्रथम एवं व्यवस्थित पर्याप्त निरूपण किस आचार्य के द्वारा किया गया है? विकल्प हैं आपके वामन, भरत, राजशेखर, भामा। तो ये कथन किसका है? राजशेखर जी का है, जिन्होंने क्या किया है? कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किया है। फिर है अगला रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या किसने की है? विकल्प हैं आपके भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, शंकुक। तो रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या जो है भट्ट नायक जी ने की है। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार हैं शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट।
तो प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार भट्टलोलट हैं, जबकि शंकुक, अभिनवगुप्त और भट्टनायक ये लोग इसका समर्थन करते हैं। फिर है निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? विकल्प है आपके भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो इनमें से जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं भट्टनायक और भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त क्या है? ये ध्वनि के समर्थक हैं। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया है? शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में जिसने स्थापित किया है उस आचार्य का नाम है भट्टनायक। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है छंदसार, छंदमाला, छंद वीणा, छंद विहार। तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति जो मानी जाती है वो है छंद माला। फिर है गणराज्य, अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक, किस विद्वान की रचना है? प्लेटो, अरस्तु, लोंगिनस, कॉलरिज। तो गणराज्य ये रचना किसकी है? पाश्चात्य विद्वान प्लेटो की है। फिर अगला हम देखेंगे किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया है? ड्राइडन, अरस्तु, लोंगिनस, प्लेटो। तो प्लेटो ने क्या किया है? काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन प्रस्तुत किया है। फिर है अगला, काव्य में उदात्त तत्व यानी कि पेरियुपसिस का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार्य का है? कॉलरिज, सेंट ब्यो, अरस्तु, लोंगिनस। तो काव्य में उदात्त तत्व यानी पेरियुपसिस का सिद्धांत जो है लोंगिनस जी ने दिया है। फिर है साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? विकल्प है आपके अरस्तु, कॉलरिज, जॉन ड्राइडन, एडलर। तो साहित्य का उद्देश्य विरेचन जो है ये अरस्तु जी मानते हैं। पेरी पोएटिकेस अर्थात काव्य शास्त्र किसकी रचना है? एडलर, अरस्तु, प्लेटो, लोंगिनस। तो पेरी पोएटिकेस ये रचना किसकी है? अरस्तु जी की है। त्रासदी या नाटक में कितने तत्व अरस्तु जी ने माने हैं? 7, 3, 6, 5। तो अरस्तु ने नाटक के अंतर्गत त्रासदी के कितने? 6 तत्व माने हैं। फिर अगला प्रश्न है किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? प्लेटो, अरस्तु, एडलर, कॉलरिज। तो अरस्तु जी ने क्या किया है? त्रासदी के अंतर्गत सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है। फिर अगला है कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? होरेस, प्लेटो, जॉन ड्राइडन, कॉलरिज। तो कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग जो है जॉन ड्राइडन जी ने किया है। फिर अगला है किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? कॉलरिज, अरस्तु, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे या कहे जाते हैं। फिर है अगला लिरिकल बैलेट्स किसका काव्य संग्रह है? विकल्प हैं आपके वर्ड्सवर्थ, दांते, लोंगिनुस, शेक्सपियर। तो लिरिकल बैलेट्स ये काव्य संग्रह वर्ड्सवर्थ जी का है। कल्पना के 2 प्रकार प्राथमिक और विशिष्ट किसने माने हैं? इलियट, कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु। तो कल्पना के 2 प्रकार प्राथमिक कल्पना, विशिष्ट कल्पना ये भेद जो है कॉलरिज जी ने माने हैं। दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉन ड्राइडन। तो द वेस्टलैंड ये प्रसिद्ध कविता किसकी है? टी.एस. इलियट जी की है। फिर है अगला परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? होरेस, इलियट, लोंगिनिस, वर्ड्सवर्थ। तो परंपरा का सिद्धांत और कला तथा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत ये जो है टी.एस. इलियट जी ने प्रस्तुत किया है। विसंगत को छांटना है। श्रृंगार तिलक, रुद्रभट्ट सही है। उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी ये भी सही है। और काव्यादर्श दंडी ये भी सही है। गलत क्या है? विकल्प 4 कुवलयानंद, चूंकि ये किसकी रचना है? अभिनवगुप्त की नहीं है बल्कि ये अभय दीक्षित जी की है। फिर अगला है काव्य अरस्तु का पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आलोचना ग्रंथ कौन सा इनमें से है? पेरियुपसिस, पेरिपोएटिकेस, प्रोलिटोरियस और बायोग्राफिका लिटरेरिया। तो अरस्तु का जो काव्यालोचन का ग्रंथ है वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। फिर है प्लेटो का समय
माना जाता है? तो प्लेटो का जो समय इनमें से है विकल्प एक 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक। फिर है प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनके चिंतन का जो सर्वांगीण और मुख्य उद्देश्य है वो है विकल्प एक आदर्श राज्य का निर्माण करना। प्लेटो की रचना इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है देखते हैं। इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया, पेरिपोएतिकेस। तो जो प्लेटो की रचना नहीं है वो है पेरिपोएतिकेस, जबकि इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया ये इनकी रचनाएं हैं। फिर है प्लेटो के गुरु कौन थे? अरस्तु, सुकरात, होरेस, डार्विन। तो इनमें से जो प्लेटो के गुरु का नाम है वो है सुकरात जी। अरस्तु का जन्म स्थान है एथेंस, स्थगिरा नगर, खलकिस नगर, पालमीरा में। तो अरस्तु का जो जन्म स्थान है वो है स्थगिरा नगर। अरस्तु का जन्म और मृत्यु का जो है समय माना जाता है, कौन सा माना जाता है? 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। फिर है अगला, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है ऐसा कौन मानता है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, लॉन्जाइनस। तो अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है ऐसा प्लेटो जी मानते हैं। फिर है सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। कुवलयानंद, अभय दीक्षित सही है। वक्रोक्त जीवित रचना पर भाष्य आचार्य हिंदी भाष्य जो है आचार्य विश्वेश्वर जी ने लिखा है, ये भी सही है। रस गंगाधर क्या है? ये पंडितराज जगन्नाथ की रचना है, ये भी सही है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है, यानी विकल्प 3 अभय दीक्षित, आचार्य विश्वेश्वर, जगन्नाथ और रुय्यक, ये सही उत्तर आपका माना जाएगा। फिर है काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट, रिचर्ड्स। तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति जो है अरस्तु जी मानते हैं। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, ऐसा अंग्रेजी में जो है वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है, यानी कविता को प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन वर्ड्सवर्थ जी मानते हैं। फिर है अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? 8, 12, 6, 4। तो अरस्तु ने त्रासदी के जो है 6 अंग माने हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? वर्ड्सवर्थ, इलियट, कॉलरी, रिचर्ड्स। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? अरस्तु जी हैं। फिर है कैथारसिस का अर्थ इनमें से क्या है? अनुकरण, शुद्धिकरण, आनंद, निर्व्यक्तीकरण। तो कैथारसिस शब्द का जो अर्थ है वो है शुद्धिकरण। लॉन्जाइनस ने काव्य दोष माने हैं 3, 4, 5, 6। तो लॉन्जाइनस ने काव्य में 3 प्रकार के दोष बताए हैं। फिर है अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है। धर्मपरक, नीतिपरक, कलापरक, अर्थपरक। परवर्ती मतलब बाद के लोगों ने। तो धर्मपरक भी किया है, नीतिपरक किया है, कलापरक किया है, लेकिन अर्थपरक अर्थ नहीं किया है अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने। पेरियोप्सिस के रचयिता हैं क्रोचे, लॉन्जाइनस, कॉलरे, रिचर्ड्स। तो पेरियोप्सिस किसकी रचना है? लॉन्जाइनस जी की है। फिर है प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसका आता है? इलियट, रिचर्ड्स, क्रोचे, लॉन्जाइनस। तो प्लेटो और अरस्तु के बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आता है वो है लॉन्जाइनस जी। लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? 4, 5, 6, 7। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त के जो है 5 स्रोत बताए हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इलियट, रिचर्ड्स, अरस्तु, गिलबर्ट, मरे। तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? अरस्तु हैं। फिर है लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। वाग आडंबर, बालेयता, भावाडंबर, अभिजात पद रचना। तो लॉन्जाइनस ने अपने काव्य के दोषों में अभिजात पद रचना को नहीं बताया है, जबकि वाग आडंबर, बालेयता, भावाडंबर ये तीनों प्रकार जो है काव्य में दोष मानते हैं। फिर है त्रासदी का अंग नहीं है चरित्र, कथानक, मंगलाचरण, विचार। तो मंगलाचरण क्या है? त्रासदी का अंग नहीं है। लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार कौन है? इलियट, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। तो लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार कौन है? वर्ड्सवर्थ। फिर है कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है ऐसा कौन मानता है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, क्रोचे, इलियट। तो कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है ऐसा कॉलरिज जी मानते हैं। फिर है अगला,
चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकर्ता होता है, ये कथन किसका है? तो विकल्प हैं आपके प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इलियट। तो चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकर्ता होता है, यह कथन किसका है? अरस्तु जी का है। फिर है अगला, आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन है? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, अरस्तु। तो आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के जो पक्षधर हैं वो है वर्ड्सवर्थ जी, यानी जन सामान्य की भाषा का वर्ड्सवर्थ समर्थन करते थे। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि काव्य या साहित्य ऐसा लिखा जाए जो लोगों की समझ में आसानी से आ सके, जन सामान्य की पहुंच तक होना चाहिए। कविता को मनोभावों का सहज उच्छलन नहीं माना है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड्स, इलियट। तो कविता को भावों का सहज उच्छलन जो है इलियट जी नहीं मानते हैं, जबकि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रिचर्ड्स ये तीनों लोग इसका समर्थन करते हैं। मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री हैं कॉलरिज, क्रोचे, रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड। तो जो दार्शनिक हैं और सौंदर्य शास्त्री भी हैं वो है क्रोचे। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य शास्त्र। फिर है परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन है? I.A. रिचर्ड्स, बेनेडेतो क्रोचे, इलियट, कॉलरिज। तो परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन है? बेनेडेतो क्रोचे जी। फिर है अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन है? इनमें से विकल्प हैं आपके क्रोचे, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ। तो अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे जी। फिर अगला है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, कथन किसका है? इलियट, रिचर्ड्स, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ। तो कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं अपितु व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट जी का। फिर अगला है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट। तो क्या है? क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को कुंतक के सिद्धांत से जोड़ करके देखा गया है, जो कि कुंतक क्या है? भारतीय आचार्य हैं। फिर अगला है, द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है? ड्राइडन, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, इलियट। तो द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है? टी.एस. इलियट जी। टी.एस. इलियट मूलतः थे जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी, अमेरिकी। तो टी.एस. इलियट कहाँ? अमेरिका के रहने वाले थे। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं कौन? टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ, बेनेडेतो क्रोचे, रिचर्ड्स। तो नई समीक्षा के जो जनक हैं वो है टी.एस. इलियट जी। फिर है आगे, एस्थेटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? विकल्प हैं आपके कॉलरिज, क्रोचे, रिचर्ड्स, इलियट। तो हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं एस्थेटिक पुस्तक किसकी है? ये क्रोचे की है, और इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? सौंदर्य शास्त्र। दी वेस्टलैंड के रचयिता कौन है? इलियट, ड्राइडन, रिचर्ड, कॉलरिज। तो दी वेस्टलैंड ये रचना किसकी है? टी.एस. इलियट जी की। फिर है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। दी सेक्रेड वुड के रचयिता हैं इलियट, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स, ड्राइडन। तो दी सेक्रेड वुड बड़ी ही प्रसिद्ध रचना टी.एस. इलियट जी की है। सहजा अनुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं कॉलरिज, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स। तो सहजा अनुभूति को आंतरिक प्रक्रिया बेनेडेतो क्रोचे जी मानते हैं। फिर अगला है, काव्य जीवन की आलोचना है, यानी पोएट्री इज द आर्टिकुलेट म्यूजिक। ऐसा कौन मानता है काव्य जीवन की आलोचना को? विकल्प हैं आपके मैथ्यू आर्नल्ड, रिचर्ड्स, इलियट, अरस्तु। तो काव्य को जीवन की आलोचना मैथ्यू आर्नल्ड जी ने माना है। नई समीक्षा के समीक्षक हैं ब्लैकमूर, क्लिंथ ब्रुक्स, रैनसम वॉरेन। तो ये सभी लोग क्या हैं? सब नई समीक्षा के समीक्षक हैं। फिर है, मनोवैज्ञानिक आलोचक इनमें से कौन है? I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, बेनेडेतो क्रोचे, कॉलरिज। तो इनमें से जो मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं वो हैं I.A. रिचर्ड्स जी।
मलारमे और वैलेरी मूलतः हैं प्रतीकवादी, बिंबवादी, स्वच्छंदतावादी, मार्क्सवादी। तो मलारमे और वैलेरी ये क्या हैं? प्रतीकवादी विचारक हैं। फिर है अगला, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? देखते हैं। विद्रोह की प्रवृत्ति, कल्पना का प्राधान्य, व्यक्तिवाद, यथार्थवादिता। तो इनमें से जो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है वो है यथार्थवादिता, जबकि विद्रोह की प्रवृत्ति, कल्पना का प्राधान्य, व्यक्तिवाद, ये तीनों इसकी विशेषताएं मानी गई हैं। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? माओ त्से तुंग, जॉर्ज लुकाच, जॉन ड्राइडन, कॉडवेल। तो जॉर्ज लुकाच, माओ त्से तुंग, कार्डवेल ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं, जबकि जॉन ड्राइडन नहीं हैं। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है प्लेखानोव, क्रिस्टोफर कार्डवेल, राल्फ फॉक्स, वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से जो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है वो है वर्ड्सवर्थ, जबकि प्लेखानोव, क्रिस्टोफर कार्डवेल, राल्फ फॉक्स ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन हैं? आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ के रचनाकार आई.ए. रिचर्ड्स जी हैं। फिर अगला है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? विकल्प हैं आपके कॉलरिज, शैली, कीट्स, जॉर्ज लुकाच। तो जॉर्ज लुकाच क्या है? ये स्वच्छंदतावादी नहीं है, जबकि कॉलरिज, शैली, कीट्स इस विचारधारा के विचारक हैं। फिर है मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ड्राइडन, इलियट, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ। तो मूल्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक इनमें से हैं वो हैं आई.ए. रिचर्ड्स जी। अस्तित्ववादी नहीं है मलारमे, यास्पर्सन, पॉल टिलेस, सार्त्र। तो इनमें से जो अस्तित्ववादी विचारक नहीं है वो है आपके मलारमे, जबकि यास्पर्सन, पॉल टिलेस और सार्त्र ये तीनों क्या हैं? अस्तित्ववादी विचारक हैं। फिर अगला है निम्न में से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड, आलिंगटन, रॉबर्ट पेन। तो रॉबर्ट पेन क्या है? ये बिंबवादी लेखक नहीं है, जबकि टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड, आलिंगटन ये तीनों बिंबवादी लेखक हैं। फिर है प्रतीकवादी रचनाकार नहीं हैं। बोदलेयर, वर्ले, रैम्बो, एफ.आर. लेविस। तो एफ.आर. लेविस क्या है? ये प्रतीकवादी रचनाकार नहीं है, जबकि बोल्देयर, वर्ले, रैम्बो ये तीनों प्रतीकवादी रचनाकार हैं। फिर है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन ड्राइडन। तो ये क्या है? वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत टी.एस. एलियट जी ने दिया है। फिर है अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं है। अजनबीपन, एकांतिकता, सामाजिकता, विशृंखलता। तो सामाजिकता इसकी विशेषता नहीं है, जबकि अजनबीपन, एकांतिकता, विशृंखलता इसकी विशेषता है। फिर अगला है नई समीक्षा के समीक्षक इनमें से कौन नहीं है? विकल्प हैं आपके क्लिंथ ब्रुक्स, डब्ल्यू के विमसाट, जॉन को रैनसम, कांट। तो जो नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है वो है कांट, जबकि क्लिंथ ब्रुक्स, डब्ल्यू के विमसाट और जॉन क्रो रैनसम ये तीनों लोग नई समीक्षा के समीक्षक हैं। निर्व्यक्तीकरण सिद्धांत किसने दिया है? इलियट, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे। तो निर्व्यक्तीकरण का सिद्धांत टी.एस. इलियट जी ने दिया है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन क्रो रैनसम, रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंथ ब्रुक्स, रिचर्ड्स। तो द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन क्रो रैनसम। फिर है उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ होता है? विकल्प हैं आपके फ्रांस, जर्मन, रूस, अमेरिका। तो उत्तर संरचनावाद का जन्म जो है लगभग 17वीं शताब्दी में ये फ्रांस में होता है। फिर है अगला एम्बिग्विटी, नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प हैं आपके एलन टेट, विलियम एम्पसन, रॉबर्ट पेन वारेन, जॉन क्रो रैनसम। तो एम्बिग्विटी, नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन है? विलियम एम्पसन जी। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं हैं। फ्रांसुआ लेवताट, फ्रेडरिक जेमेसन, बौद्रिया, एफ.आर. लेविस। तो उत्तर आधुनिकतावादी जो चिंतक नहीं है वो है एफ.आर. लेविस, जबकि फ्रांसुआ लेवताट, फ्रेडरिक जेमेसन, बौद्रिया ये तीनों इस विचारधारा के चिंतक हैं। फिर है विलियम एम्पसन ने कितने प्रकार के अनेकार्थता या श्लेष माने हैं?
5, 6, 7, 9। तो विलियम एम्पसन ने अनेकार्थता के जो है 7 प्रकार माने हैं। फिर अगला है, मिथकीय समीक्षा का सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन है? नॉर्थप फ्राई, कैरिसर, विको, रिचार्ड चेज। तो मिथकीय समीक्षा का जो सबसे समर्थ प्रवक्ता माना गया है वो है नॉर्थप फ्राई। सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता कौन हैं? डब्ल्यू के बिम्सार्ट, विलियम एम्पसन, जॉन क्रोरैनसम, रॉबर्ट पेन वारेन। तो सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता कौन है? डब्ल्यू के विम्सार्ट। फिर है अगला, अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। तो अजनबीपन ये क्या है? अस्तित्ववाद की विशेषता है। फिर है अगला, मिथ शब्द कहाँ का है? यूनानी, रोमानी, चीनी, जापानी। तो मिथ ये कहाँ है? यूनानी भाषा का शब्द है। अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता है? काफ्फा, कामू, सार्त्र, कीट्स। तो कीट्स की रचनाओं में अजनबीपन नहीं मिलता है, जबकि काफ्फा, कामू, सार्त्र तीनों विद्वानों की रचनाओं में क्या है? अजनबीपन दिखाई पड़ता है। फिर है अगला, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक इनमें से कौन है? विकल्प हैं आपके आईए रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन ड्राइडन। तो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। फिर है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के रचनाकार हैं बिम्सार्ट, विलियम एम्पसन, ब्लैकमर, रॉबर्ट पेन वारेन। तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के रचनाकार कौन है? विलियम एम्पसन जी। फिर है अगला, अंतर विरोध यानी कि पैराडॉक्स शब्द के अंग्रेजी नई समीक्षा के प्रस्तुतकर्ता हैं क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन क्रोरैनसम, रॉबर्ट जेन वारेन और बिम्सार्ट। तो अंतर विरोध यानी पैराडॉक्स शब्द के अंग्रेजी नई समीक्षा के जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो है क्लिंथ ब्रुक्स जी। फिर है अगला, अनेकार्थता अथवा श्लेष शब्द के नई समीक्षा में प्रवर्तक कौन है? विलियम एम्पसन, बिम्सार्ट, जॉन क्रोरैनसम, रॉबर्ट पेन वारेन। तो अनेकार्थता अथवा श्लेष शब्द की नई समीक्षा में जो प्रवर्तक हैं वो है विलियम एम्पसन जी। विखंडन यानी कि डीकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता हैं जॉक देरिदा, जॉन क्रोरैनसम, हाइडेगर, यास्पर्सन। तो विखंडन यानी कि डीकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में जो प्रयोगकर्ता हैं उनका नाम है यास्पर्सन। फिर है, नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जॉन क्रोरैनसम, एलन टेट, विलियम एम्पसन, क्लिंथ ब्रुक्स। तो नई समीक्षा में तनाव शब्द को लाने वाले कौन है? एलन टेट जी। फिर है अगला, उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है। कौन नहीं है? जॉक देरिदा, मिशेल फूको, जॉन लॉक, नीत्शे। तो नीत्शे क्या है? उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है, जबकि जॉक देरिदा, मिशेल फूको, जॉन लॉक को उत्तर संरचनावादी समीक्षक माना जाता है। फिर है अगला, दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? विकल्प हैं आपके डेकार्टे या लॉक, डार्विन, एंजिल, डी केम्टा। तो दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? डेकार्टे या लॉक। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जॉनसन, रिचर्ड्स, ड्राइडन, इलियट। तो अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आईए रिचर्ड्स जी। फिर है, त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है कथानक, पात्र, विचार, गीत। तो कथानक को अरस्तु जी ने त्रासदी की आत्मा स्वीकार किया है। फिर है, फ्राइडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प हैं आपके फ्राइड, एडलर, युंग, डीएच लॉरेंस। तो फ्राइडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक जो है फ्राइड को माना जाता है। और फ्राइड कौन है? ये मनोवैज्ञानिक हैं। फिर है, संप्रेषण सिद्धांत किसका है? रिचर्ड्स, ड्राइडन, कॉलरिज, इलियट। तो संप्रेषण सिद्धांत जो है आईए रिचर्ड्स जी ने दिया है। फिर है अगला, यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद क्या है? विकल्प है आपके शुद्धिकरण, ललित कल्पना, अनुकरण, विरेचन। तो यूनानी शब्द मेमिसिस का जो हिंदी अनुवाद यानी हिंदी अर्थ है वो है अनुकरण। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे, कॉलरिज, ड्राइडन, रिचर्ड्स। तो अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक जो है क्रोचे को
माना गया है। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं वाल्टेयर, डी.एच. लॉरेंस, युंग, एडलर। तो अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? डी.एच. लॉरेंस जी। फिर है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? विकल्प हैं आपके वर्ड्सवर्थ, रूसी, शैली, कीट्स। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? वर्ड्सवर्थ जी। स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? व्यक्तिवाद, अतिकल्पना, भावुकता, प्रकृति। तो स्वच्छंदतावाद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका नाम क्या है? व्यक्तिवाद। फिर है अगला, कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? विकल्प हैं आपके कॉलरिज, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, लॉन्जाइनस। तो कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरिज जी। फिर है अगला, विडंबना यानी कि आयरनी, विसंगत अर्थात एब्सर्ड के नई समीक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? क्लिंथ ब्रुक्स, विमसाट, एलन टेट, वारेन। तो विडंबना यानी कि आयरनी तथा विसंगत अर्थात एब्सर्ड के नई समीक्षा में जो प्रयोगकर्ता हैं, जो लेकर के आए हैं, उनका नाम है क्लिंथ ब्रुक्स। फिर है अगला, मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? विकल्प हैं आपके एंजिल, लेनिन, मार्क्स, डेकार्टे। तो मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स जी। फिर है अगला आपका, स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? विकल्प हैं आपके I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, कॉलरिज, जॉन ड्राइडन। तो स्वच्छंदता विरोधी जो आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं वो हैं आपके I.A. रिचर्ड्स जी। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन हैं? डेकार्टे, फ्लावर्ट, एडलर, युंग। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्लावर्ट जी। फिर है कला अनुकृत की अनुकृत है ऐसा कौन सा विचारक मानता है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, वर्ड्सवर्थ। तो कला अनुकृत की अनुकृत है ऐसा जो है अरस्तु जी मानते हैं। तो साथियों, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के 200 प्रश्नों की श्रृंखला को अपने सम्मुख देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न काम आएंगे और आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य किया करें और यदि नए हैं तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज किया करें ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आपके मुताबिक अगली कक्षा प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।